बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे ने पाकिस्तान की अदलिया में इख्तियारात की तकसीम और कानूनी ढांचे में अहम तब्दीलियों की राह हमवार कर दी है, जिसके असरात आइंदा महीनों में वाजे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफों से कबल ये इत्तलात थीं कि फुल कोर्ट के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सख्त आवाजें उठेंगी। कुछ जज इस तरमीम पे खुल के एतराज रिकॉर्ड कराएंगे और शायद इस इजलास में खासा शोर शराबा देखने को मिले। लेकिन गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला के अचानक इस्तीफों ने पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया। दोनों जजेस और उनके साथ जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने नवंबर के दूसरे हफ्ते में फुल कोर्ट इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरखास्त दी थी। इस तरमीम का सबसे बड़ा पहलू अदालती ढांचे में बुनियादी तब्दीली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक पर सेनेट में सबसे ज्यादा बहस हुई। यह सवाल भी उठा कि दो अदालतों के होते हुए चीफ जस्टिस कौन होगा, लेकिन यह गलतफहमी उस वक्त खत्म हुई जब 27वीं आईनी तरमीम में आखिरी लम्हे में तब्दीली करके इस शिक को वाज़ेह कर दिया गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहेंगे। रिटायरमेंट के बाद यह ओहदा सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर तरीन के पास जाएगा। यूं अदलिया की मरकजियत को खत्म करके स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिससे मुल्क की आला तरीन अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा और आला अदलिया बेहतर तौर पर इंसाफ फराहम कर सकेगी। दूसरी जानिब आर्मी एक्ट में तब्दीली करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ करवा के फौजी ढांचे में मरकजियत बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने विफाकी आईनी अदालत के अव्वलीन चीफ जस्टिस और 3 जजेस ने भी हलफ उठा लिया है। इसी पस मंजर में आज सेनेट और कौमी असम्बली में भी इस तरमीम पर शदीद बहस हुई और हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने धुआंधार तकारीर की, जबकि फुल कोर्ट का भी इजलास हुआ जिसमें 27वीं तरमीम पर कोई बात ना हुई। इस तरमीम में इब्तदाई तौर पे 48 शिकों में तरमीम तजवीज़ की गई थी, जो बढ़ के 59 हो चुकी है। इन्हीं तमाम तर शिकों के ऊपर मुफस्सल तरीन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले आबिद जुबैरी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। 27वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के इख्तियारात में जो होने वाली तब्दीलियां हैं, ये मरकजी ढांचे और फैसलों की रफ्तार के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रफ्तार का तयन करना तो अभी जरा कबल वक्त होगा, लेकिन रफ्तार कभी बेसिक ग्राउंड नहीं होता फैसलों का। फैसला इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, आइन और कानून का मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन जल्दी के फैसले हमेशा कभी सही नहीं होते। बात इस्लाहात की थी, इस्लाहात के तरीके होते ही। ये तरीका नहीं होता कि आपने एक हमारी आईनी अदालत को आपने रैप अप कर दिया और एक नया कोड बना दिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, और उसका उनको सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन का इख्तियार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक आला सिविल और फौजदारी अदालत बना दिया गया। देखिए, पाकिस्तान का आइन जो है, और हमारा लोग बार बार ये आपके चैनलों पे आके कहते हैं कि जी 50-80 मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशनल आजाद कोर्ट्स हैं। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आजादी, अदलिया की आजादी, और मेरा और आपका एक्सेस टू जस्टिस, यानी माने हमारे को इंसाफ हासिल करने को दुश्वारी पेश ना आए, और अगर हुकूमत के खिलाफ मेरा कोई केस हो या तो मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे कोर्ट किसी बगैर खौफ और खतर के अपना फैसला करेगी। लेकिन आज क्या किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल सारे इख्तियारात को खत्म कर दिया। आपने खुद फरमाया कि तकसीम कर दिया इख्तियारात का, और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो हम जानते थे, जो हमने हमेशा देखा, वो खत्म हो गया कल। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने इस इख्तियार को खत्म करके जो आईनी अदालत बनाई, उसमें आपने सारा इख्तियार दे दिया एग्जीक्यूटिव को पहले जजेस अपॉइंट करने का। मतलब कि वो एग्जीक्यूटिव नेचुरली अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। वो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे जज हो या नहीं हो, लेकिन इशू ये है कि सबसे बड़ा जो आजादी अदलिया का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कि कौन से जज आप अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस सबसे बड़ा है। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, या आपने हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी टेन्योर खत्म कर दी। आज उनकी मर्जी के बगैर उनको कहीं मुंतकिल कर दिया जाएगा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। अगर वो मना करते हैं तो वो डीम टू बी हैव रिटायर्ड हो जाएंगे। वो तस्वर किया जाएगा कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही सुप्रीम कोर्ट से अगर जज जाने से मना करे फेडरल कोर्ट, उनका भी यही हाल होगा कि वो डीम टू बी वो तस्वर किए जाएंगे। तो देखिए, ये टेन्योर की सिक्योरिटी आपने उसकी सिक्योरिटी खत्म कर दी कि जज के अपने। और फिर सबसे बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अंडर आर्टिकल 189 उसके फैसले बाइंडिंग थे सारी अदालत में। आज आपने फैसला कर दिया कि जो फेडरल कोर्ट होगा उसके फैसले सारी अदालतों में बशमूल सुप्रीम कोर्ट में भी बाइंडिंग होंगे, उन पे लागू होंगे। और जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज 75 साल पाकिस्तान की तारीख में हुए वो इन पे बाइंडिंग नहीं होंगे फेडरल कोर्ट में। यानी अब फेडरल कोर्ट के सामने हम क्या दलाइल पेश करेंगे, कौन से जजमेंट साइट करेंगे, वो कहेंगे हम तो इससे बाउंड नहीं है। वहां 5 या 7 जज बैठ के कहेंगे 17 जजों ने जो भी फैसला किया है आइन हमें इख्तियार देता है, हम पे वो लागू नहीं होते, हम उसके फॉलो करने में नहीं है। तो ये पूरा ये ढांचा जो किया है ये है जो हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हुई है, आइन के साथ ज्यादती हुई, आइन के साथ खिलवाड़ हुई है कि आपने आइन को एक सुतून, आइन का जो सुतून का उसको बिल्कुल तबाह कर दिया अपने मकासद को हासिल करने के लिए। जदून साहब, मैं जुबैरी साहब आपकी तरफ आता हूं, जदून साहब की भी इस पे टेक ले लूं। जदून साहब, मेरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाम इसलिए था कि वो सुप्रीम थी, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं थी। अब अगर वफाकी आईनी अदालत है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम तब्दील होगा, सुप्रीम को मिन्हा कर दिया जाएगा? क्योंकि अब सुप्रीम अगर बादी नजर में देखा जाए तो वो तो वफाकी आईनी अदालत हुई। नहीं, बिल्कुल इस तरह है कि जो आइन के अंदर देखें, जो पिलर ऑफ द स्टेट थे, एक जुडिशरी थी, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। उसकी वजह यह है ना कि आपने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया है जिसकी अपनी इमारत ही नहीं है, जिन्होंने आज जाके हाई कोर्ट पे कब्जा कर लिया है, तो वो क्या इंसाफ देंगे? देखें, अगर आपने अदालत बनानी थी तो एक तरीके के साथ इसकी कोई बिल्डिंग होती है, कोई बजटरी एलोकेशन होती है। अब ये आपस में झगड़े होंगे। अब एक रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ है, वो रजिस्ट्रार कहेंगे मुझे ऑफिस, आज उन्होंने चीफ जस्टिस का जो अदालत है उस पर कब्जा कर लिया है। अब ये अगर 8-10 जज हैं तो वो कहाँ पे बैठेंगे? कोई बैठने की जगह नहीं है। जुबैरी साहब, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस सतर मिनल्लाह साहब का जो इस्तीफा आया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अदलिया में सियासी मुदाखलत के खात्मा हुआ है या अदालती आज़ादी के हवाले से और सवाल पैदा हो गए? सर, ये आपका सवाल क्या है? मतलब कि पूरी पार्लियामान ने, एग्जेक्टिव ने कब्जा कर लिया है अदलिया पे, उसकी आज़ादी सल्ब कर ली गई। और देखिए, सबसे बड़ा गारंटर हमारे फंडामेंटल राइट्स से कौन होता है इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो इन्फोर्स करे फंडामेंटल राइट्स? वो होती है आला अदलिया। अब आला अदलिया जो थी सुप्रीम कोर्ट में थी, वहां जजेस जो थे एक तरीके कार से अपॉइंट हुए थे। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, उस पर इख्तियार थे, लेकिन बाहर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बनी हुई थी। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने यहाँ एक अलग अदालत बना दी, वो किस पे कोई चीज बाइंडिंग नहीं है। तो अब मेरे केसेस जो होंगे उस पे जाके जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की मैं उनके खिलाफ जाऊंगा या तशरीह के लिए जाऊंगा, वो तो कहेंगे मैं जो फैसला करूंगा वो फैसला होगा और कि हर अदालत में बाइंडिंग होगा, आप पे भी बाइंडिंग होगा। और लेकिन आप उसको और वो चैलेंज भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले सारा इशू होता था कि सुओ मोटो ले लिया, 184(3) में पटिशन, उसकी अपील नहीं होती है, फिर अपील दे दी गई, वो अपील भी ऐसी थी जो अपने जो खिलाफ फैसले थे उनको चेंज कराने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, फिर वो भी गलत। इस अदालत की कोई अपील भी नहीं रखी गई है कि हम इस अदालत का फैसला कोई मेरे खिलाफ आ जाता है, वो रिव्यू के अलावा क्या मैं उस पर करूंगा, तो मैं इसकी अपील कहाँ करूंगा? देखिए, ये सारी चीजें होती हैं, ये इंसाफ के उसूल का बेसिक इशू होता है कि किसी फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं, हतमी फैसला हो जरूर हो, लेकिन अपील का प्रोसीजर तो आपने सारा ये किया कि सुप्रीम कोर्ट से ताकत नहीं की जी अपील नहीं है, तो आपने बगैर, यही था जब प्रैक्टिस प्रोसीजर का केस चल रहा था, मैंने उस वक्त कहा था कि आज आप पार्लियामान को अपने मामलात में दखल अंदाजी करने की दे रहे, ये बाद में देखिएगा क्या होगा। आज 2 साल के बाद वो साबित हो गई कि उन्होंने पूरी अदालत को ही रैप अप कर दिया। इसमें काम शुरू हुआ था जस्टिस फाइज ईसा के जमाने से, और आज उसके, मैं ये कभी कतअन नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई सही फैसले किए या जुडिशियल ओवररीच जिसे कहते हैं कि आपने अख्तियारात कैसे तजावुज किया, हर चीज में इंटरफेयर किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको रैप अप ही कर दे। आपने पहले प्रैक्टिस से प्रोसीजर का कानून लाए, वो हो गया, वो नाफिज अमल था, फिर आपको आईनी अदालत बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि आप चाहते हैं कि हर फैसले जो मेरे हक में, जो कोई मेरे खिलाफ फैसला ना आए, सारे फैसले मेरे हक में आए, इसलिए वो कंट्रोल, आपकी नजर में वो कंट्रोल हासिल किया गया है। जदून साहब, जो बातें जुबैरी साहब कर रहे हैं आप उनकी तायीद करते हैं? और दूसरा ये कि जब अपील का मरहला है तो अपील के मरहले का खात्मा किस हद तक तशवीशनाक है? देखिए, ये मैंने कहा है ना कि जो जुडिशरी के फंडामेंटल थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर थी, उसको मलियामेट कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। अब वो कहते हैं जी किस तरह कर दिया गया है? अब फंडामेंटल राइट का गार्डियन थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एग्जेक्टिव जहां पे आगे खड़ी होगी उसके खिलाफ फैसला नहीं देगी। एग्जेक्टिव को सारे इख्तियारात आपने इतने दे दिए हैं कि वो इतने ओवर रीच कर लिया, जुडिशियल पावर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब कौन सा जज जो है, आप देखें पिछला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था
उसने कौन से फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ दिए। बात ये कर रहे हैं जदून साहब और आबिद जुबैरी साहब के इस वक्त मरहला जो है वो ये आन पहुंचा है कि इख्तियारात की जो तकसीम की गई है वो तकसीम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जो अपील का फार्म अब मौजूद नहीं है, ये बुनियादी तौर पे आइन जो था उससे इनहराफी की गई है, और ये मुस्तकबिल में जो सियासी अमल दखल है उसको मजीद तकवीत बख्शेगा। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब और जहांगीर जदून साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मजीद सियासी तज्जिए के ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से आबिद जुबैरी साहब और उनके साथ जहांगीर जदून साहब जो उज़र उठा रहे थे और जो एतराज़ात आयद कर रहे थे इस नई तरमीम के हवाले से और माजी के हवाले दिए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि आइन से इनहराफ किया गया, उसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। आया एक तरफ की जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि ये आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, एक तरफ ये मानना है कि ये आइन की बेहतरी के लिए किया गया, एक तरफ ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इख्तियारात की हद थी उसको तकसीम कर दिया गया, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, बोझ बहुत ज़्यादा केसेस का बना हुआ था जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा। तो इसको मजमूई मंजरनामे पे देखते हैं और बड़े कैनवस पे रख के इस पे बात करते हैं। सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, 2 जजेस के इस्तीफे और 27वीं आईनी तरमीम, टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त यही बातें दिखाई देती हैं, लेकिन पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो मजमूई तौर के ऊपर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो इबहाम थे बहुत सारे लोगों के, कुछ के वो दूर हुए, कुछ के मजीद बढ़ गए, जिसके ऊपर वो सवालिया निशान भी लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, या आने वाले दिनों में इन केसेस के हवाले से बोझ मजीद बढ़ जाएगा या मजीद रखना देखने में आएगा। तो इसी मौजू के ऊपर अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर ये जो तूलो अर्ज में इनहराफ पाया जा रहा है, इख्तलाफ पाया जा रहा है, या जो इत्तेहाद बनाने की तगोदो हो रही है, क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वफाकी आईनी अदालत इख्तियारात की तकसीम है या एक नए दौर का आगाज है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें इसे 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक तो ये कि क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम जो हमारा जुडिशल है वो डिलीवर कर रहा था, क्या हमारे यहाँ बड़ी देर से जुडिशल रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही थी, क्या इंटरनेशनल अरीना के अंदर हमारा स्टेटस जो है वो 140 नंबर पर नहीं है, क्या हमारे यहाँ लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग नहीं पड़े हुए हैं, क्या हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है कि दादा ने केस किया था और पोता तारीखें भुगत रहा है और फैसला हो नहीं रहा है, क्या हमारे यहाँ ये सच नहीं है कि 126 अरब से ज़्यादा 126 अरब से ज़्यादा के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने टैक्स की सूरत में देने हैं, वाजिबुल अदा हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो अगर तो हम ये एस्यूम कर लें कि नई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो फिर उसका एक ही तरीका आइन के अंदर वाजे है, और वो ये है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी रखती हो पार्टी जो हुकूमत में हो वो आइन में तरमीम कर ले। ये जिस तरमीम को कहा जा रहा है ना जी कि ये इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए, वो इत्तफाक़ राय से सिर्फ आइन साजी होती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली होती है जहाँ मुकम्मल इत्तफाक़ राय चाहिए होता है और वो एक आइन बनता है। उस आइन में ये मौजूद है कि जो भी हुकूमत वक्त हो वो वक्त की नज़ाकत के मुताबिक, वक्त की रियलिटीज़ और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उसमें तरमीम कर ले 2/3 मेजॉरिटी से। ठीक है, ये कानून है, ये आइन है। ये ऐसा करना या इस प्रैक्टिस को यानी आगे लेके जाना गैर आइनी बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये इबाहम तय हो जाना चाहिए सही कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहां इलेक्शन के बाद कोई हुकूमत बनती है उस हुकूमत के पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हो तो उसका राइट है कि वो आइन में तरमीम कर ले जो भी ज़रूरत उस वक्त उनको दरपेश हो। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि क्या इस नए सिस्टम के तहत इम्कान जो है वो इबाहम को और ज़्यादा तोसी करेगा या कुछ मसाइल हल होंगे। पहली बात तो ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस का मैंने आपको बता दिया, वो इसलिए है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी मामला से निपटने से ही फारग नहीं होती थी, तो इंसाफ तो कहाँ से मिलेगा आपको। इसलिए कि आप पनामा से शुरू हो जाएं, चले बहुत ज़्यादा पीछे न जाएं। वैसे तो मैं आपको भुट्टो के केस से शुरू करा सकता हूँ कि हमारी अदलिया ने भी क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। फिर उसके बाद वो 4 जो चीफ जस्टिस थे, बल्कि 5, इफ्तिखार चौधरी, साकब निसार, गुलजार, सईद खोसा और बदयाल साहब, इन्होंने क्या क्या चांद चढ़ाए और क्या नए प्रेसिडेंट क्रिएट किए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो एक ऐसी जुडिशरी जो या तो पार्टीजन थी या टोटल अपाहज थी, उसमें रिफॉर्म्स करने का राइट तो मेरे ख्याल से हुकूमत के पास और पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। अच्छा, कथा कलामी के लिए माज़रत बुखारी साहब, अगर देखा जाए आपने कहा कि तादाद बहुत बढ़ गई, उसका बोझ अब कम होगा,
और जो आपने रियलिटी चेक्स बीच में बयान किए हैं वो तमाम मिन्नोअन ठीक हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर केसेस का बोझ ही कम करना था, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे तो इस वक्त पूरा एतमाद है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे एक अदालत बनाई जाती ताकि वो सारे मामलात देख लेती और बाद में अगर कोई फैसला होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता। ये ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो अपना फैसला सादर कर सके विफाकी आईनी अदालत पे। हां, विफाकी आईनी अदालत का फैसला सादर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। असल बहस बहुत सारे लोगों के दरमियान इस बात के ऊपर चल रही है, इसकी वजाहत क्या देंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इसकी वजाहत करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये कि आईनी अदालत का बनना जो है ये कोई नया प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं किया है। कोई 60 के करीब ममालिक में ये फेडरल कोर्ट इसी तरह से आईनी मामलात देखने के लिए होती है। सही। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो बाकी के केसेस को देखेगी वो अपने फैसलों में इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सिर्फ वो जो सियासी मामलात को ये दोहराते थे, गुड टू सी यू, इनका एहतमाम करें, किसी रेस्ट हाउस में ठहरेंगे, फिर इनको लाके इनके दोस्तों के साथ पार्टी भी करवाएंगे, इस तरह की जो गुफ्तगू थी या इस तरह के फैसले कि आप किसी पटिशन में पार्टी नहीं है और आपको 65 सीटें पकड़ाई जा रही हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं भी क्लास स्टूडेंट हूँ, कहीं भी पटिशन के बाहर जो ग्राउंड्स दी होती हैं उसके हट के फैसला कोई जज दुनिया में कहीं नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ ये हुआ। तो अगर तो हम एनवी करते हैं कि वो जो सिस्टम चल रहा था वो बड़ा एनविएबल था, फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये नहीं बननी चाहिए थी। ठीक। और अगर इसका ऑब्जेक्टिव अपने सियासी एंड्स पूरे करने की बजाय डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है तो मेरे ख्याल से इसको ट्रायल करने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं क्या होगा। जी। तो सर, इसकी जो जजेस की तयनाती है तो फिर उसके तरीकाकार के ऊपर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, आपको मैं फिर एक मिसाल दूंगा कि आप देखिए जजेस कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका में, जो एक फ्री सोसाइटी है। सही। जहां पर कहते हैं कि बड़ी प्रिवेलिंग डेमोक्रेसी है, पब्लिक हियरिंग होती है, उनकी टीवी पर दिखाई जाती है लोगों को, एक दिन नहीं कई दिन तक चलती है वो। तो अगर हुकूमत अपॉइंट कर रही है तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। तो कौन करेगा फिर? डिवाइन से ऊपर से आएंगी इनकी अपॉइंटमेंट्स, किसी ने तो करनी है, किसी ने तो गवर्न करनी है। और अगर आप ये इख्तियार चीफ जस्टिस को दे देंगे तो उसका तमाशा हम देख चुके हैं। मैंने आपको 4-5 चीफ जस्टिस का टेन्योर बताया है। कोई जो है वो कह रहा था मैं चंदा जमा करूंगा और मैं डैम बनाऊंगा, कोई कह रहा था मैं PKLI का चीफ चेंज करूंगा, कोई कह रहा था ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये 5 साल 10 साल के लिए तो मैं उम्र भर के लिए कर लूंगा। तो अगर आपने ये फैसले करवाने हैं तो फिर ठीक है, चलने दें फिर इसी सिस्टम को। तो सर, जो तबादले हैं जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो किसी और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, एक नया ट्रेंड है जो मुतारिफ करवाया जा रहा है, तो इस ट्रेंड के पॉजिटिव असरात पर क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपकी इस ऑब्जेक्टिव गुफ्तगू से इख्तलाफ नहीं है मुझे, लेकिन मैंने जो कुछ प्रैक्टिस में होते देखा है, आप मुझे जरा जल्दी से याद करके बताइएगा कि कब किसी 5 जस्टिस ने खत लिखा होगा चीफ जस्टिस को कि जनाब ये जो बाहर से इंटरफेरेंस होती है क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कौन करता है मुदाखलत। ये इस तरह के खतूत लिखने का, इस तरह से पार्टीजन हो के ऐसे फैसले करने का जो जजेस को नहीं करने चाहिए, इसके तदारुक का आखिर कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। यानी आप ये कहते हैं कि फिर ऐसे जो जजेस हैं उनके तबादले किए जाएंगे, मामूल के मुताबिक अगर कोई जज ठीक चल रहा है तो फिर उसका तबादला नहीं होगा। मेरी गुजारिश ये है कि जिस जज ने अपने कॉन्शियस अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने हैं, वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट में बैठे चाहे पेशावर हाई कोर्ट में बैठे, उसको कौन रोक सकता है उससे। ये अगर इसको आप जवाज़ मान लें तो फिर कल को कोई ब्यूरोक्रेट कहेगा मुझे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जहां मैं पोस्ट हूं मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा राइट है। ये तो इसको आप सर्विस रूल के तहत से देखें, इसको एक ख़ास पार्टी के नुक्ता नज़र और उसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। सही जी। अगर इसको आईनी एतबार से देखा जाए तो ये बेहतरी के इम्कानात को रोशन करता है और तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं ये उनका जो सेटअप है उससे ये इख्तरा लेके पाकिस्तान के अंदर इसको अमल दरामद किया जा रहा है और इसके मस्बत इम्कानात के लिए हम भी मुंतज़िर हैं और सभी मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता दिनों तुर्किया के शहर इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दौर अगरचे नाकाम रहा,
मगर दोनों ममालिक में जंगबंदी बरकरार है, लेकिन कशीदगी में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमला हुआ, जबकि उसी रोज कैडेट कॉलेज वाना में भी दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसे नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों की इन दोनों कार्रवाइयों में अफगान शहरी मुलव्वस थे, जिससे यह हकीकत एक बार फिर अयां हुई कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना पर हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई, जबकि उसका हतमी हुक्म फितना उल खवारिज के सरगना खारजी नूर वली महसूद ने दिया। ये इत्तलात भी हैं कि दहशतगर्दी अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल कर रहे थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन दहशतगर्द हमलों पर दो टोक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से हमले हों और हम खामोश रहें, यह मुमकिन नहीं। उन्होंने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई से मुतल्लिक फैसला हुकूमती सतह पर किया जाएगा। और मजीद वजीर दाखिला ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार का भी तज़किरा किया, जिन्होंने श्रीलंका की टीम को दौरा जारी रखने पर कायल किया और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह अल्फाज में यह कहा कि वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाकों के हमलावर अफगान शहरी थे। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं, जो कतर और दोहा की सालसी में हो रहे हैं। तुर्किया का एक आला सतह का वफ्द भी इस सिलसिले में पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तस्फिया तलब उमूर को हल किया जा सके। दोनों ममालिक मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान ने तहरीरी यकीन दहानी से इनकार किया, जिसके बायस मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। दूसरी जानिब अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के गैर माकूल मुतालिबात की वजह से नाकाम हुए। इस कशीदगी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ सरहदें बंद हैं, बल्कि तजारत भी रुकी हुई है। तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अफगान ताजिरों को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के रास्ते तजारत पर इन्हसार कम करें और मुतबादिल रास्ते तलाश करें। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफगानिस्तान से तजारत में कमी से पाकिस्तान को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, क्योंकि कई हमलावर उन्हीं तजारती रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होते रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के बायस सैकड़ों ट्रक दोनों ममालिक की सरहद पे फंसे हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स, दरामद कुरिंदगान और बरामद कुरिंदगान को भारी नुकसान का सामना है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान 8वीं बड़ी बरामदी मंडी है, जबकि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान सबसे कम फासले का तेज तरीन और निस्बतन सस्ता तजारती रास्ता है। माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार रही तो ईरान और इंडिया तेजी से ये खला पुर करने की कोशिश करेंगे, जिससे न सिर्फ तजारती तवाजुन बदलेगा बल्कि पाकिस्तान का खित्ते में असर रसूख मुतासिर हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल ये बता रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं जहां हर फैसला खित्ते के मुस्तकबिल पर असर अंदाज हो सकता है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब ने। आसिम सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब तक दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं तब तक पाकिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में बुनियादी रुकावट दिखाई देती रहेगी? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है जी कि वहाँ पे जब पनाहगाहें होंगी तो पाकिस्तान के अंदर तो एक खुलबली सी मचा देते हैं वो लोग आके, और यहाँ पे वो दहशतगर्दी करते हैं और वो गलत किस्म के काम करते हैं यहाँ पे आके। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी पाकिस्तान उनके साथ कैसे बातचीत कर सकता है? और हम तो उनको बताने की कोशिश करते हैं और वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे तो ख्याल है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, और वो उनको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे पाकिस्तान को ये एश्योरेंसेस देनी होगी। और पाकिस्तान का तो हमेशा से सर ये पॉइंट रहा है कि जी आप वहाँ पे दहशतगर्द को बनाए ना। भारत जो है वो मौजूदगी में जिस तरीके से किरदार अदा कर रहा है, इससे पाकिस्तान के इलाकाई मफादात के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? देखिए जी, भारत तो टोटली इनके पीछे है। जो है ये जो दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के थ्रू, इसमें तो कोई हमें शक की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि इसके अंदर भारत का रोल नहीं है। भारत का बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। और आप देख लें कि इनके जो हैं फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया गए और उन्होंने जिस किस्म की वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी, और उसके बाद भी जितनी अग्रेसिवली वो बात करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अफ़गान बाशिंदा होगा जो ये हमारी हिस्ट्री को ज़हन में ना रख के बात करे कि पाकिस्तान ने कितना ख्याल किया अफ़गानियों का। और हम हमेशा उनका ख्याल करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे।
लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं तो उसके तो बदले में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी भारत का रोल नहीं है, भारत का बहुत ज़्यादा रोल है और भारत उसके पीछे है। आप ये देखें जितनी दहशतगर्दी आजकल पाकिस्तान में हो रही है, ये सारी भारत की कराई हुई है, लेकिन वो फ्रंट एंड के ऊपर उन्होंने अब अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड अफगानिस्तान इज़ फाइटिंग इंडियाज़ प्रॉक्सी वॉर, इसके अंदर भी कोई शक की बात नहीं है। और ये सारा काम जो करवाना चाह रहे हैं ये अजीत डोवल और उनकी टीम और मोदी साहब की जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो लीडर्स हैं, उन सारों का, मिस्टर राजनाथ सिंह, इवन आई वुड ब्लेम दी इंडियन। तो सर अब ये भारत का खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने का जो मंसूबा है ये तो मुस्तकबिल में जाके भारत के ही गले पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बुनियादी सवाल ये है कि इस्तांबुल और कतर जो थे वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, उनके किरदार के बावजूद मुज़ाकरात नाकाम क्यों रहे? देखिए जी, सालिस जो है वो एक हद तक ये किरदार अदा कर सकता है और उसके अंदर एक कंडीशन जो होती है ना, वो ये होती है कि दोनों साइडें जो हैं वो रीजनेबली एक दूसरे की बात सुने और एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो दहशतगर्द ही नहीं है। ऐसे ही फिर ये वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान में अफगान के लिए भी लड़ते रहे और वो जिस वक्त अमेरिका उधर था तो वहाँ पे तकरीबी कार्रवाइयाँ करते थे उनके खिलाफ और वो इनको सपोर्ट करते थे। अब वक्त ऐसा आ गया कि अब ये पे बैक टाइम था अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान के लिए, और पे बैक टाइम में उन्होंने उनको पनाह दी और उन्होंने उनका जब ऑपरेशन करने का वो प्लान करते हैं या पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको फ्री हैंड देते हैं और फिर जब वो ये सारा काम कर लेते हैं वो बाकी अफगानिस्तान में जाके पनाह ले लेते हैं। तो वो तो लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करने के लिए। और इसके अंदर यह है कि आई वुड से अफगान तालिबान भी इस पर खुश हैं। देखिए जी, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसमें हमने हमेशा से स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाया और हमने कभी भी उनके साथ जो अगर वो हमें थोड़ा बहुत तंग करते भी थे या उनकी पॉलिसीज़ हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करती थी तो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। और चूंकि हमने उनको अपने मुल्क पे रखा हुआ था, 40-50 लाख आदमी अपने मुल्क में आप एज रिफ्यूजी रखें और आप उनको खिलाते पिलाते रहें और उनकी लुक आफ्टर करें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमने उनको एक अपने सोसाइटी का हिस्सा बना के रखा हुआ था। अब जब उनके जाने का वक्त आता है, जब वो कहते हैं जी हम तो बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, हम अफगानिस्तान में हमें वापस जाना चाहिए, वापस अमन आ चुका है, तो फिर वापस जाएं वो अपने उस अमन के पीछे। वो अफगानिस्तान उनको लेने को तैयार ही नहीं है और फिर आधे से ज़्यादा डर के भी नहीं जाते क्योंकि उनकी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। जो अभी प्रेजेंट अफगान गवर्नमेंट है, जिस तरह की हमारे मुल्क में उनको छूट है और जिस तरह की यहाँ पे उनको फ्रीडम है वो उनको वहाँ पे तो नहीं मिलेगी, और ना ही इस तरह की जो है वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे वो इस तरह सर्वाइव भी कर सकें। यहाँ पे बड़े बोल वो बोलते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमिकली दे आर वेरी वीक और वो तो फॉरेन एड के ऊपर चलने वाला मुल्क है। और आज वो जो है बातें करते हैं कि जी हम ये हो गए, हम वो हो गए। क्या हो गए आप जो है एक जो सेम्बलेंस होनी चाहिए एक मुल्क के अंदर, और एक मुल्क के अंदर एक तरीक़ाकार होना चाहिए अपने हमसायों के साथ डील करने के लिए, और ख़ास तौर पे वो हमसाया जिसने हमेशा आपके सर पे हाथ रखा, मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहा। आप देखें जिस वक्त सोवियत आए तो उस वक्त भी हम उनके साथ थे, जिस वक्त वहाँ पे जो दबोच के रखा हुआ था इनको अमेरिका ने, उस वक्त भी हम इनकी मदद करते रहे, इनके पीछे हम खराब। सर वो आपने कहा ना कि हो गए हैं अब, तो देखिए कि शय तो इस वक्त भारत की तरफ से मिल रही है उन्हें, तो इस कशीदगी के दौरान भारत की मुमकिन मुदाखलत जो है खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किस हद तक खतरा है, और दूसरा ये कि इनको इसके मुतबादिल भारत से मिल क्या सकता है? देखिए जी, खतरा ही खतरा है। आपको देखें कि पहली तो बात यह है कि वो वहाँ पे इंडिया की क्या कोशिश है। इंडिया की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को एम्ब्रॉयल किया जाए
जितनी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ। अब पहली तो ये है उनकी कि जी ईस्ट को गर्म रखते हैं। ईस्ट को गर्म किस तरह रखते हैं कि जी कहते हैं जी संदूर ख़त्म ही नहीं हुआ, अगर तंदूर कोई ख़त्म होने की बात करता है तो कहता है जी संदूर 2 आ रहा है। फिर उसके बाद अफगान बॉर्डर के ऊपर वो वहाँ पे जो है वो मस्तियाँ करवाते हैं अफगानियों से, और वो बॉर्डर स्क्रिमिशेस होते हैं और वो वहाँ से हमारे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। और फिर तीसरी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कराते हैं थ्रू अफगान उनकी जो है वो प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। तो वो तो एक अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया अवेल कर रहा है और अफगानिस्तान उनको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और ये सारा पैसे का खेल है जी, जब ये पैसा वहाँ पे वो पंप करेंगे अफगानिस्तान उनको जो है कंप्लाई करते रहेंगे। तो आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान अगर जो है वो अमन नहीं होगा हमारे दरमियान, तो एशिया में सारे में अमन नहीं होगा, और ये सारा साउथ एशिया और ये फिर स्पिल ओवर करती हैं ऐसी मूवमेंट्स जो होती हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंडिया को अपना आप पे काबू रखना होगा, और इंडिया को अफगानिस्तान को आगे करके लड़ाई करवाने के लिए और दहशतगर्दी कराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, फैक्टर है इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों का बंद होना, तजारत का मुअत्तल होना, ये दोनों ममालिक पे क्या असरात मुरतब कर रहा है? देखिए जी, इसके तो जब ट्रेड नहीं होगा तो उसके अंदर तो आपको माली और फाइनेंशियल नुकसान होता है, और नुकसान हमें भी होगा, नुकसान उन्हें भी होगा। चूँकि वो हमसे छोटा मुल्क है, उसको हमसे ज़्यादा उसकी तकलीफ़ होगी। हम उनसे थोड़ा बड़ा मुल्क हैं, हमें तकलीफ़ उसके मुकाबले में कम होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होगी। ताजिर बरादरी को काफ़ी इसका हिट पड़ेगी, और उधर भी हालात अच्छे नहीं होंगे, इधर भी हालात अच्छे नहीं होंगे। लेकिन देखें आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे आती है, जब आप अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं तो इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आती। अब आप देख लें कि जी उधर उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ हमें पाकिस्तान के साथ सारा ट्रेड ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने वार्निंग दे दी अपने सारे ताजरों को कि पाकिस्तान के साथ किस्सा ख़त्म करें। फिर उन्होंने कहा जी कि हम 3 ट्रेड रूट्स निकाल रहे हैं, और वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ हैं सारे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी उज़्बेकिस्तान के साथ वो अपना जो है 50% ट्रेड जो है बाय द एंड ऑफ 2025, आप 25 नहीं तो अच्छा शुरू का 26 तक कर लें। वो अगले 5 महीने 4 महीने के अंदर ये सारा ट्रेड जो है उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जो है वो अपने नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, और पाकिस्तान से वो ये जो है सारा सिलसिला ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसमें नुकसान तो उनको बहुत ज़्यादा होगा, और ये फिर जो ऑप्शन उनके पास हैं वो ऑप्शन जो है 30 से 40% महंगा, और फिर टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लेने वाला। सो ये वाली तो चीज़ पक्की है कि ये एक आसान ट्रेड नहीं होगा। जो उनके ऑल्टरनेट्स हैं, ऑल्टरनेट्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी है इनके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे मुल्क में भी जो ट्रेड के ऊपर जो हमें कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो हम ऑन करते हैं। सर एक एस्पेक्ट अगर है, आप देखिए कि मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है, और मुज़ाकराती अमल जारी का तातुल जो सामने आया है उसमें 1-2 दिन का फ़र्क था सिर्फ, कि जब वाना और इस्लामाबाद में हमले हुए, उनकी मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में होने के शवाहिद मौसूल हुए हैं। तो फिर पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्या तब्दीलियां लानी पड़ेंगी? देखिए जी, हम तो पहले ही हाई सिक्योरिटी अलर्ट के ऊपर चल रहे हैं, और इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि ये अफगानिस्तान ने और इंडिया की जो है वो सपोर्ट से ये सारे काम किए हैं। लेकिन एक चीज़ उनको याद रखनी चाहिए कि ये काम ज़्यादा देर चलेगा नहीं, और ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है पाकिस्तान का, इसके ऊपर आपने स्टेटमेंट सुन ही लिए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब की भी, कि ये एक प्रोसेस है जो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो बिहेव करें, अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो इसकी कार्रवाई की जाएगी, और जब कार्रवाई की जाएगी ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि क्योंकि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अटैक करेगा तो उसके अंदर उनका नुकसान होगा, और हमने अगर नुकसान ही अफगानिस्तान का कर तो ये हमने सीज़ फायर फिर क्यों किया, हम वो ये काम करते रहते। और जब हमने पहले इनको अटैक किया था तो ये एक
कंटिन्यूड प्रोसेस या कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए था। ये हमने इसलिए नहीं किया कि हम अभी भी चाहते हैं कि हम जिस स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के ऊपर इतना इनको पास में बर्दाश्त करते रहे, हम इनको फिर भी समझने और संभलने का मौका दें। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के ऊपर है कि अगर वो ये काम करेगा तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए जी, अगर आप किसी को बार अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि संभलने का जो है वो हम इन्हें देना चाह रहे हैं, तो अभी की मौजूदा जो हुकूमती हिकमत अमली है या सिफारती हिकमत अमली है, क्या यही हमें रखनी चाहिए अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, या फिर इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए जी, पाकिस्तान की सबसे अच्छी हिकमत अमली तो ये होती है कि मिल बैठ के बात करें, और जिस तरह हमारी हमेशा से पॉलिसी रही कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रखें, हम कभी भी एग्रेसिव ना हो अफगानिस्तान के साथ। क्योंकि जब आप अग्रेसिव होंगे तो आपकी जो है वो हालात ख़राब होंगे, एक किस्म की जंग की सूरत हाल में आप आ जाएंगे। जब जंग की सूरत हाल में आ जाएंगे तो क्या होता है, फिर उसके बाद जो है हालात ख़राब होते हैं, तबाही होती है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। तो जब आपको मालूम है कि ये अगर आप मिल बैठ के और आराम से बैठ के अपने जो है मामलात को हल नहीं करेंगे तो फिर तो आपके हालात ख़राब ही होंगे ना। तो फिर उसको ठीक करने के लिए आपको एक ठंडा दिल रखना पड़ता है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ठंडे दिल के साथ और रिस्ट्रेंट के साथ और बड़ी खुशसलूबी से अफगानिस्तान को मौका दिया है। अब अफगानिस्तान के ऊपर है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि अफगान अगर अपने दिमाग से सोचें और अपनी बेहतरी के लिए सोचें तो जो पाकिस्तान उनको ऑफर कर रहा है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और वो ये है कि हम जो चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, बस आप उसका हमें गारंटी दें। वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं तैयार क्योंकि उसके पीछे भारत खड़ा हुआ है, और जब तक भारत इन्वॉल्व रहेगा अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान जो है भारत की प्रॉक्सी लड़ने को तैयार है, तो फिर ये जो जितनी भी हम मुज़ाकरात करते हैं या जितनी भी चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये कभी भी जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगी। आप देख लें कि अभी भी टर्की के डेलीगेशन जो आ रहा है पाकिस्तान, और वो इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये हमारा डेडलॉक टूटे। ये कैसे टूटेगा जब अफगानिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं है और गारंटी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की एक जो स्टांस है वो बिल्कुल सही है कि आप हमें गारंटी, यानी बात ये है कि गारंटी वो देने को तैयार नहीं है। वो ये फैसला करके बैठे हुए हैं कि भारत की वो प्रॉक्सी बन के रहेंगे, तब तक हालात जो है बेहतर नहीं हो सकते। पाकिस्तान हत्तुल इम्कान जितनी कोशिश कर सकता था, पाकिस्तान ने वो कोशिश की और बेहतरीन समत में की। बहुत शुक्रिया आसिम सुलेमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।